ग्रामीण भारत में विकास की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरपंच के कंधों पर होती है, इसलिए सरपंच को गांव का मुखिया भी कहा जाता है। लेकिन जब विकास कार्यों में सरपंच ही गड़बड़ घोटाला करने लग जाए तो उस गांव की हालत क्या होगी, इसका अनुमान आप सहज ही लगा सकते हैं। दोस्तों, आपके गांव में भी ऐसा हुआ होगा कि सरपंच साहब ने किसी नाली का निर्माण करवाया और वह नाली पानी के बहाव के साथ ही बह जाती है, या फिर लाखों रुपए की लागत से किसी सड़क का निर्माण करवाया और वह सड़क महज कुछ ही महीनों में टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाती है, या फिर गंदे पानी की निकासी के लिए किसी सिविल लाइन का निर्माण किया गया और वह सिविल लाइन बरसात के एक मौसम में ब्लॉक होगी, जिससे गंदा पानी सड़कों पर फैला दिखाई देता है। या कई बार तो ऐसा भी होता है कि कागजों में कोई विकास कार्य हो जाता है लेकिन मौके पर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसा ये सब काम देखकर आपके मन में भी आक्रोश तो खूब आता होगा, लेकिन उन कामों में हुए भ्रष्टाचार के आपके पास सबूत नहीं होने तथा इसकी शिकायत कहां व कैसे की जानी है इसकी जानकारी नहीं होने के कारण आप भी मन में सोच के रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सीताराम चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल माय लीगल फ्रेंड पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ग्राम पंचायत द्वारा करवाए गए विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार के कैसे सबूत इकट्ठा करें और उन सबूतों के आधार पर कहां व कैसे इसकी शिकायत करें। देखिए, ग्राम पंचायत में हुए कार्यों में यदि आपने भ्रष्टाचार के सबूत इकट्ठा करने हैं और उसकी शिकायत करनी है तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि ग्राम पंचायत द्वारा कैसे किसी विकास कार्य को अमली जामा पहनाया जाता है, यानी कि उसकी किस प्रक्रिया का अनुसरण कर ग्राम पंचायत द्वारा किसी कार्य को किया जाता है। तो चलिए हम बारी बारी से उन सभी स्टेप की जानकारी साझा करेंगे जिसके तहत किसी भी विकास कार्य को ग्राम पंचायत द्वारा करवाया जाता है। दोस्तों, आप सभी को जानकारी होगी और नहीं है तो मैं बता देता हूं कि ग्राम सभा की मीटिंग वर्ष में 2 बार किया जाना आवश्यक है। यह सरपंच की जिम्मेदारी है कि वो ग्राम सभा वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित करे, इससे ज्यादा भी सरपंच चाहे तो कर सकता है। और उन ग्राम सभाओं में किस मोहल्ले में किस कार्य को करवाया जाना है उसका एक प्रस्ताव लेके आया जाता है। उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद बहुमत के आधार पर यह तय किया जाता है कि गांव के किस मोहल्ले में कौन सा विकास कार्य करवाया जाएगा। जब एक बार ये तय हो जाता है कि किस मोहल्ले में कौन सा विकास कार्य करवाया जाएगा तो उस प्रस्ताव को टीएस और एएस के लिए भेजा जाता है। टीएस होता है टेक्निकल सैंक्शन, यानी कि तकनीकी स्वीकृति के लिए। एएस होता है एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन, यानी कि प्रशासनिक स्वीकृति के लिए। टीएस में दोस्तों उस प्रस्ताव को इसलिए भेजा जाता है ताकि विभाग के इंजीनियर आते हैं और वहां जिस मौके पर विकास कार्य करवाया जाना है उसका भौतिक सत्यापन करते हैं, उसका भौतिक निरीक्षण करते हैं। उसके बाद ये निश्चित किया जाता है कि जो विकास कार्य प्रस्तावित है क्या वो भौतिक रूप से उस जगह पर किया जाना संभव है या नहीं है। उसके बाद टीएस में ही इन सब चीजों में जो खर्चा आना है, यानी कि उस कार्य को करवाए जाने में कितना मटेरियल लगेगा, मटेरियल में कितना सीमेंट, कितनी बजरी, कितना कंक्रीट, कितनी लेबर लगेगी, या फिर अगर किसी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाना है तो उसका कितना किराया लगेगा, इन सब खर्चों को जोड़कर एक एस्टिमेटेड कॉस्ट तैयार किया जाता है। इंजीनियर द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है कि इस विकास कार्य को करवाए जाने में अनुमानित इतना खर्चा आएगा। उस रिपोर्ट के साथ ग्राम पंचायत द्वारा उस प्रस्ताव को एएस के लिए भेजा जाता है, यानी कि प्रशासनिक स्वीकृति के लिए। प्रशासनिक स्वीकृति में प्रशासन द्वारा यह देखा जाता है कि इस कार्य को करवाए जाने में क्या कोई प्रशासनिक दुविधा तो नहीं है, यानी कि जो कार्य करवाया जा रहा है वो लीगल रूप से सही है कि नहीं है। एक बार जब प्रशासन द्वारा उसको ये चेक कर लिया जाता है कि जो कार्य करवाया जा रहा है वो कानूनी रूप से बिल्कुल सही है तो उस पर प्रशासन द्वारा एएस दे दी जाती है। एएस मिलने के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी जो चीज है उस प्रस्ताव को एफएस के लिए भेजा जाता है। एफएस का मतलब होता है फाइनेंशियल सैंक्शन, यानी कि वित्तीय स्वीकृति, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी कार्य को करवाए जाने के लिए आप सभी जानते हैं कि धन, वित्त की, रुपयों की आवश्यकता है, उसके बिना तो विकास कार्य संभव ही नहीं है। अब जब ये तय हो जाता है कि गांव के किस मोहल्ले में विकास कार्य करवाया जाएगा, कौन सा विकास कार्य करवाया जाएगा, प्रस्ताव से तय हो गया। उसका अनुमानित लागत कितनी होगी, खर्चा कितना आएगा, वो टीएस से तय हो गया। उसमें कितना मटेरियल लगेगा, किस क्वालिटी का और किस क्वांटिटी में वो माल लगेगा, वो टीएस से तय हो जाता है। उस पर प्रशासनिक रूप से कोई अड़चन नहीं है, वो एएस से तय हो गया। अब उसको सरकार के पास भेजा जाता है एफएस के लिए। सरकार अपने बजट के हिसाब से देखती है कि उस कार्य को करवाए जाने के लिए सरकार के पास बजट उपलब्ध है कि नहीं है। अगर उपलब्ध है तो उस कार्य की आवश्यकता को देखते हुए उस पर टीएस, यानी जितना अनुमानित खर्चा बताया गया था उसके अकॉर्डिंग बजट जारी करती है
और बजट जारी करने के बाद वो पैसा कार्य के लिए ग्राम पंचायत के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जब किसी काम को करवाए जाने के लिए पैसा सरकार की तरफ से ग्राम पंचायत को मिल गया तो ग्राम पंचायत द्वारा उस कार्य को करवाए जाने के लिए टेंडर प्रक्रिया फॉलो की जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है, उस कार्य को करवाए जाने के लिए जो टेंडर की सूचना दी जाती है, अगर वह विकास कार्य 1 लाख रुपए तक की लागत का है तो उस टेंडर की सूचना ग्राम पंचायत नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दे सकती है। लेकिन अगर वह कार्य अगर 1 लाख रुपए की लागत से ज्यादा का है तो ग्राम पंचायत का ये कर्तव्य है कि वह उसकी सूचना नेशनल न्यूज़पेपर पर विज्ञापन देकर उसकी सूचना दे, ताकि उसी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा उसकी निविदाएं दे सके और सभी उस टेंडर में भाग ले सके। जब ठेकेदार द्वारा कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा निविदाएं दे दी जाती है ग्राम पंचायत में, तो सरपंच की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाती है और उस कमेटी के सामने सरपंच की अध्यक्षता में उन सभी निविदाओं को खोला जाता है और खोलने के बाद जो सबसे सुटेबल कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको वो टेंडर मेरिट के बेस पर दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते टाइम ही ये सब बातें भी तय हो जाती है कि जो कार्य करवाया जा रहा है ठेकेदार द्वारा साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल या जैसी भी कंडीशन है उसके मुताबिक उस कार्य की देखभाल यानी कि उसका मेंटेनेंस उसी ठेकेदार द्वारा भी किया जाएगा। दोस्तों, प्रस्ताव पास हो गया, उस पर टीएस मिल गई, एएस मिल गई, एफएस मिल गई, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वो कार्य पूर्ण भी कर दिया गया। उसके बाद काम आता है इंजीनियर्स का। विभाग के जो इंजीनियर्स होते हैं वो मौके पर आकर उस कार्य का निरीक्षण करते हैं कि ठेकेदार द्वारा जो कार्य किया गया है वो जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस थी, शर्तें थी, उसी के मुताबिक किया गया है या नहीं किया गया है। यानी कि उस कार्य को करवाए जाने में जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाना था प्रॉपर उसी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया है, या उस कार्य को पूर्ण रूप से संपन्न कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया है। इस सब की एक रिपोर्ट तैयार कर इंजीनियर्स द्वारा उसको सरकार के पास भेजा जाता है, ये जिसके आधार पर उस इंजीनियर्स की रिपोर्ट के आधार पर ही ठेकेदार को उसके पेमेंट का भुगतान किया जाता है। दोस्तों, अब आपको ये पता लग गया कि ग्राम पंचायत द्वारा कैसे कोई विकास कार्य करवाया जाता है। अब आपने उस कार्य में हुए भ्रष्टाचार जांच करनी है तो सबसे पहले आपने एक आरटीआई तैयार करनी है। अगर आपको आरटीआई तैयार कैसी की जाती है इसकी जानकारी नहीं है तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आपने ग्राम विकास अधिकारी को संबोधित करते हुए एक आरटीआई लगानी है जिसमें आपने उस विकास कार्य का प्रस्ताव की कॉपी, उसकी टीएस की कॉपी, उसके एएस यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन की कॉपी, उसके एफएस यानी कि फाइनेंशियल सैंक्शन की कॉपी, उसके साथ साथ ही इंजीनियर्स के द्वारा जो निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई है उसकी कॉपी, टेंडर की कॉपी, इनकी एक सर्टिफाइड कॉपी आपने ले लेनी है। उससे होगा क्या, अगर आप प्रस्ताव की कॉपी ले लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि ग्राम पंचायत द्वारा जिस जगह पर प्रस्तावित कार्य करवाए जाने का प्रस्ताव लिया गया था क्या वह कार्य उसी जगह पर हुआ है या कहीं दूसरी जगह पर सरपंच ने कहीं अपने चहेते आदमी के हाथ वो कार्य नहीं करवा दिया है। उसके बाद यदि आप टीएस की कॉपी ले लेते हैं तो उससे आपको यह पता लग जाएगा कि टीएस में जिस कार्य को करवाए जाने के लिए किस क्वालिटी का और किस क्वांटिटी में माल मटेरियल का इस्तेमाल किया जाना था, यानी कि उसमें कितनी सीमेंट, कितनी बजरी, कितना कंक्रीट, कितनी लेबर, कितनी एमएम की ईंटें, उन सब का इस्तेमाल किया जाना था। इसकी जानकारी आपको हो जाएगी। साथ ही आपको ये भी जानकारी हो जाएगी उस कार्य को करवाए जाने के लिए इंजीनियर्स द्वारा कितना अनुमानित लागत बताई गई थी। उसके बाद एएस जो होता है उससे आपको ये पता लग जाएगा कि प्रशासन द्वारा इस विकास कार्य को करवाए जाने के लिए कौन सी जगह पर करवाए जाने की स्वीकृति दी है, इसमें कोई कानूनी अड़चन तो नहीं थी, उस सब की आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आता है एफएस, यानी कि आपके पास एफएस की कॉपी है तो उससे आपको पता लग जाएगा कि सरकार के द्वारा उस कार्य को करवाए जाने के लिए कितना बजट सैंक्शन किया गया था, यानी कि कितना रुपया उस विकास कार्य को करवाए जाने के लिए सरकार द्वारा पास किया गया था। उसके बाद टेंडर की प्रक्रिया की आप कॉपी ले लेते हैं तो उससे आपको पता लग जाएगा कि सरपंच साहब ने टेंडर का जो स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर है उसको फॉलो करते हुए टेंडर दिया गया है या अपने किसी निजी व्यक्ति को, अपने किसी नजदीकी व्यक्ति को प्रक्रिया का फॉलो करे भी नहीं तो कोई टेंडर नहीं दे दिया गया है। इंजीनियर्स की निरीक्षण रिपोर्ट अगर आपके पास है तो आपको उससे पता लग जाएगा कि इंजीनियर साहब ने कहीं ठेकेदार से साठगांठ कर अधूरे काम के पूरे होने की रिपोर्ट तो पेश नहीं कर दी गई है, या जिस माल मटेरियल का इस्तेमाल किया जाना था
क्या प्रॉपर उसी माल मटेरियल का इस्तेमाल करने के बाद ही इंजीनियर्स द्वारा उसकी रिपोर्ट तैयार की गई है, या फिर वो काम अधूरा है, इंजीनियर्स द्वारा उसकी कंप्लीट होने की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। अगर आपके पास उसकी कॉपी है तो ये सब कुछ आपको पता लग जाएगा। आपके पास इन सब डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आने के बाद आपको निश्चित रूप से इस बात का पता लग जाएगा कि इस कार्य को करवाए जाने में सरपंच साहब द्वारा या ग्राम विकास अधिकारी द्वारा या ठेकेदार द्वारा या निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करने वाले इंजीनियर्स के द्वारा कोई गड़बड़ घोटाला किया गया है या नहीं किया गया है। अगर आपको उस जांच से पता लगता है कि इस कार्य को करवाए जाने में कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो आप उन समस्त डॉक्यूमेंट्स का एक डोजियर तैयार कर उसकी शिकायत कलेक्टर साहब के यहाँ कर सकते हैं। कलेक्टर साहब द्वारा आपकी शिकायत पर एक कमेटी गठित कर उस कार्य के भौतिक निरीक्षण के लिए उस कमेटी को वहां पे भेजा जाएगा। कमेटी जाके वहां पर जांच पड़ताल करेगी कि जिस माल मटेरियल का इस्तेमाल उस कार्य को करवाए जाने में किया जाना था, उस माल मटेरियल का इस्तेमाल सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर जिस जगह पर सरपंच साहब ने उस कार्य को करवाए जाने का प्रस्ताव लिया था वह कार्य उसी जगह पर हुआ है या कहीं और जगह पर हुआ है, या कॉन्ट्रैक्ट देने में सरपंच साहब द्वारा किसी प्रक्रिया को फॉलो किए बिना ही तो किसी अपने निजी व्यक्ति को तो कोई ठेका नहीं दे दिया है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उस कार्य को पूर्ण किए बिना ही इंजीनियर से साठ गांठ कर पूर्ण होने की रिपोर्ट भिजवा दी गई है और उसके आधार पर पेमेंट ले लिया है। इन सब की रिपोर्ट कमेटी द्वारा कलेक्टर साहब को दी जाती है, और अगर कलेक्टर साहब को उस रिपोर्ट के आधार पर लगता है कि वास्तव में उस कार्य में कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कलेक्टर साहब द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाती है, साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।